औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही 1707 में वो क्षण आया जब एक विशाल और भयावह रूप से शक्तिशाली साम्राज्य की चमक के पीछे छिपी दरारें पहली बार खुलकर सामने आईं। वो साम्राज्य जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने अधीन कर लिया था, भीतर से थक चुका था। लंबे और अंतहीन युद्धों ने खजाने को खोखला कर दिया था और कठोर नीतियों ने प्रजा के एक बड़े हिस्से को असंतुष्ट बना दिया था। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि जो कुछ उसने खड़ा किया है वही अब उसके हाथों से फिसल रहा है। उसकी मृत्यु के बाद सबसे पहला आघात सत्ता के केंद्र पर पड़ा। उत्तराधिकार की स्पष्ट व्यवस्था न होने के कारण उसके पुत्रों के बीच संघर्ष छिड़ गया। बहादुर शाह प्रथम ने अंततः गद्दी संभाली, लेकिन ये गद्दी अब पहली जैसी नहीं रही थी। सत्ता कमजोर हो चुकी थी और प्रांतों के सूबेदार अब अपने अपने क्षेत्रों में अधिक स्वतंत्रता महसूस करने लगे थे। केंद्रीय नियंत्रण धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। इसी समय दक्षिण में मराठा शक्ति तेजी से उभर रही थी। शिवाजी के बाद भी मराठा साम्राज्य ने अपनी गति नहीं खोई, बल्कि औरंगजेब के लंबे दक्कन अभियानों ने उन्हें और संगठित होने का अवसर दिया। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा सेनाएं उत्तर की ओर बढ़ने लगीं और मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दबाव बढ़ने लगा। मुगलों के लिए ये एक नई चुनौती थी, क्योंकि अब वे हर मोर्चे पर लड़ने की स्थिति में नहीं थे। उत्तर पश्चिम से भी खतरे मंडराने लगे। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। ये आक्रमण केवल एक सैन्य घटना नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य की कमजोरी का खुला प्रदर्शन था। दिल्ली, जो कभी शक्ति और वैभव का प्रतीक थी, लूट ली गई। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन जैसे अनमोल खजाने छीन लिए गए। ये घटना पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक झटका थी और इससे मुगल सत्ता की प्रतिष्ठा पूरी तरह हिल गई। इसी के बाद अहमद शाह अब्दाली के लगातार आक्रमणों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई ने उत्तर भारत की शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया। हालांकि ये युद्ध मराठों और अब्दाली के बीच था, लेकिन मुगलों की भूमिका नगण्य रह गई थी। ये वही साम्राज्य था जो कभी पूरे क्षेत्र की दिशा तय करता था और अब केवल एक दर्शक बनकर रह गया था। भीतर से भी साम्राज्य टूट रहा था। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे प्रांतों ने धीरे धीरे स्वतंत्रता की राह पकड़ ली। नवाब और निजाम अब केवल नाम मात्र के लिए मुगलों के अधीन थे। आर्थिक व्यवस्था बिखर रही थी, व्यापार पर नियंत्रण कम होता जा रहा था और यूरोपीय शक्तियां, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कमजोरी का लाभ उठाने लगी थी। 1757 का प्लासी का युद्ध एक और निर्णायक मोड़ साबित हुआ। ये वो क्षण था जब एक व्यापारिक कंपनी ने भारतीय राजनीति में निर्णायक हस्तक्षेप करना शुरू किया। मुगल सम्राट अब केवल एक प्रतीक मात्र रह गया था, जिसकी शक्ति कागजों तक सीमित थी। वास्तविक सत्ता अब धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथों में जा रही थी। समय के साथ मुगल दरबार की चमक फीकी पड़ती गई। सत्ता संघर्ष, षड्यंत्र और कमजोर शासकों ने उस नींव को हिला दिया जिस पर यह विशाल साम्राज्य खड़ा था। 19वीं सदी तक आते आते मुगल सम्राट केवल दिल्ली के लाल किले तक सीमित रह गया। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को एक बार फिर प्रतीक के रूप में सामने लाया गया, लेकिन ये आखिरी प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने सदियों तक इस भूमि पर शासन किया, अब इतिहास के पन्नों में सिमट चुका था। ये कहानी केवल एक साम्राज्य के पतन की नहीं है, बल्कि ये उस सच्चाई की भी याद दिलाती है कि कोई भी शक्ति, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर भीतर से कमजोर हो जाए तो उसका अंत निश्चित होता है। मुगल साम्राज्य का पतन इसी कड़वी सच्चाई का प्रमाण है।